और अब बात करते हैं कथावाचक साध्वी की मर्डर मिस्ट्री की। 72 घंटे बाद भी कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। साध्वी की मौत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई बीमारी बता रहा है तो कोई साजिश करार दे रहा है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर बड़ी खबर आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत कैसे हुई इसका खुलासा नहीं हुआ। अब साध्वी की विसरा की जांच होगी। विसरा को जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर से भी पूछताछ होगी। साध्वी प्रेम बाइसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन मौत कैसे हुई इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं चला है। प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई, मौत के पीछे का कारण क्या है, अब इसका पता विसरा सैंपल से चलेगा। साध्वी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए विसरा सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ क्या माने, विसरा भी प्रिजर्व किया है आप लोगों ने? मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा डेफिनेटली विसरा और जो दूसरे सैंपल्स हैं वो प्रिजर्व किए गए हैं। उन्होंने भी हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए की है अपनी कार्यवाही मेडिकल बोर्ड ने। इसके अंदर अभी तक जो रिपोर्ट है मेडिकल बोर्ड की वो कॉज ऑफ डेथ को लेके रिजर्व रखी गई है। ये समाधि साध्वी प्रेम बाइसा की है। प्रेम बाइसा को उन्हीं के गांव में 36 गांव के लोगों ने अंतिम विदाई दी। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। प्रेम बाइसा की समाधि उनके पेरुआ गांव में बना दी गई है। ये देखिए आप, समाधि बनाई गई है। तमाम जो लोग हैं गांव के आसपास के लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि पुलिस अभी इस मिस्ट्री को पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाई है कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत किस तरीके से हुई है। क्या गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हुई है या मामला कुछ और है। लेकिन अब पूरी जांच पुलिस ने केंद्रित कर दी है, क्योंकि विसरा जो है उसको प्रिजर्व कर लिया गया है। मैं इस वक्त प्रेम बाइसा के गाँव में ही मौजूद हूँ। तमाम जो लोग उनको पहले से जानते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप इसी गाँव के हैं? जी सर। हाँ? जी। क्या लग रहा है आपको, अचानक ऐसा क्या होगा कि प्रेम बाइसा की उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं थी जो उनकी मौत हो गई? ये तो साहब जांच आने के बाद में पता चलेगा। आप लोगों को क्या लगता है? हमको तो साहब क्या पता, आपको जितना ही हमको पता है। हाँ। वो जांच आएगी तब पता पड़ेगा। अभी यहाँ तो 36 कौम के लोग यहाँ भक्तगण सभी आए थे। हाँ। और समाधि दे दी है। हाँ। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत एक मिस्ट्री बन गई है। कोई इसके पीछे साजिश बता रहा है, कोई जहरीला इंजेक्शन देकर जान से मारने की बात कर रहा है। इस कम उम्र के अंदर इतना बड़ा नाम करना और इतना बड़ा नाम कमाना और छोटी अवस्था में 4 वर्ष की उम्र के अंदर वहाँ से भगवादारी करना, ये एक बहुत बड़ी हमारी जाट समाज के अंदर बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। साध्वी प्रेम बाइसा महज 25 साल की थी और अपने पिता के साथ आश्रम में रहती थी। 30 जनवरी को साध्वी बाइसा को उन्हीं के गांव में आखिरी विदाई दी गई। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण वहां मौजूद थे। साध्वी प्रेम बाइसा बीमार थी, जुकाम से पीड़ित थी। इलाज के लिए कंपाउंडर आया और कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि साध्वी प्रेम बाइसा की 5 मिनट के अंदर ही मौत हो गई। खुद साध्वी प्रेम बाइसा के पिता से सुनिए। रात को ही अजमेर से कथा करके आई, उस पर नॉर्मल जुकाम था। और जैसे ही उन निजी क्लिनिक को कॉल किया तो बोला कि मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा। और वो 5:06 पे मैंने वापस कॉल किया तो 10 मिनट में लगभग आ गया होगा। तो 5:15 या 17-18 मिनट में उन्होंने इंजेक्शन लगाया और मात्र 30 सेकंड में उसकी हालत नाजुक हो गई। और मुझे बोला गुरुजी पापा वो टिश्यू पेपर लाके, तो बहुत छींके आई कि इंजेक्शन लगती है उसको छींके आने लगी। और वो टिश्यू पेपर के लाके 2 मिनट में क्या मुझे श्वास नहीं आया, मेरा प्राण जा रहा है। प्लेन से दौड़ करके आश्रम के बाहर के गेट तक वो दौड़ के चले गए। जाकर ही वहाँ गेट पे गिर गई और मैं गाड़ी लेकर, मुझे जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। गाड़ी स्टार्ट की और लेके गए। तो मैंने फिर उस डॉक्टर को वापस फ़ोन किया 5:29 में, आपने ऐसा क्या जहरीला इंजेक्शन दे दिया, यही हालत हो गई है 5 मिनट के अंदर अंदर। प्रेम बाइसा के पिता भी संत हैं, कथा वाचन का काम करते हैं। हालांकि साध्वी के कुछ समर्थक पिता पर ही साजिश के तहत साध्वी को मारने का आरोप लगा रहे हैं, तो कोई इसके पीछे एक वायरल वीडियो का होना बता रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि साध्वी डिप्रेशन में थी। आखिर सच क्या है, गांव वालों से जान लीजिए। उनके पिताजी को लेके जो वीडियो फोटो वायरल हुआ, इसके लिए कहा जा रहा था, आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, आप लोग इस चीज़ को कितना सही मानते हैं?
सर वो तो अब क्या है, बाप बेटी का वीडियो है, उसमें कोई इतना बड़ा कोई इशू था नहीं, लोगों ने बनाया उसका, तब कुछ नहीं कह सकते। लोग आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर तरह के मतलब गलत कमेंट वीडियो कर। बाप जी बोल रहे मैंने भाई पोस्टमार्टम के लिए मना नहीं किया, ठीक है, और लोगों ने कहा मना करे। बाप जी ने कहा भाई साधु संतों का मामला है, साधु संत आने के बाद पोस्टमार्टम कराए या परिजन आने के बाद पोस्टमार्टम कराए। उससे पहले लोगों ने वहाँ भीड़ कर दी, इकट्ठा कर दिया, माहौल गर्मा गर्मी कर दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन आई, हॉस्पिटल ले गई, बॉडी रखाई वहाँ। कंपाउंडर कौन था, इंजेक्शन किसने लगाया, आप लोग को पता है? हाँ, देवी सिंह नाम का कोई बंदा, वहाँ के लोकल मेडिकल वाले थे। तो उन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया या अस्पताल ने गलत किया? नहीं, उन्होंने लगवाया गलत, अस्पताल में तो इमरजेंसी लेके गए। तो इंजेक्शन गलत कैसे लग गया? अब वो तो पता नहीं, अब मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा, स्पष्ट हो पाएगा। वो मोबाइल नहीं दे रहे थे, एम्बुलेंस से ही में लेके जा रहे थे। हाँ, फिर उसके बाद जो पोस्ट आई वो 4 घंटे बाद आई, वो किसने किया पोस्ट उन्हीं के स्टाफ ने की, बाप जी के कहने पे ही करवाई। भोमाराम का नाम का लड़का, मेरा जो भाई है वो, उन्होंने की पोस्ट, बाप जी के कहने पे की है, और सोशल मीडिया अकाउंट वही यूज करते हैं। सोशल मीडिया आपका भाई यूज करता है? हाँ। तो 4 घंटे बाद पोस्ट क्यों की? बाप जी ने करवाई पोस्ट, तो तब की है। पिताजी ने? हाँ। आपको क्या लगता है कि मौत कैसे हो गई प्रेम बाईसा की? अब वो तो अभी मेडिकल बोर्ड वाला जो बताएगा वो स्पष्ट कर पाएंगे। पहले तो कोई बीमारी थी पहले से? बीमारी नहीं, नॉर्मल गला ही था। बाकी उनका अगला प्रोग्राम था, चंडीगढ़ का है। 72 घंटे से उलझी साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी अब एसआईटी को सौंप दी गई है। साध्वी की मौत की जांच एसआईटी की टीम ने शुरू भी कर दिया है। ये नेचुरल डेथ है या फिर साजिश है? क्या साध्वी को जहरीला इंजेक्शन देकर मारा गया? इन सभी सवालों का जवाब अब एसआईटी की टीम तलाश रही है। पिताजी के द्वारा ही जो हमारे को रिपोर्ट दी गई है उसी के ऊपर हमने इंक्वेस्ट स्टार्ट की है। ऐसी कोई बहुत सस्पिशियस चीज़ फिलहाल हमारे पास पत्रावली पर नहीं है। हम लेकिन हर एस्पेक्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल में कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, सीपी साहब के आदेश पे डीसीपी साहब और एडीसीपी साहब वेस्ट के निर्देशन में एसआईटी का जो गठन हुआ है वो हर एस्पेक्ट को बहुत माइन्यूटली और बहुत ऑब्जेक्टिवली देख रहा है। साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर का नाम देवी सिंह राजपुरोहित है। कंपाउंडर के खिलाफ साध्वी के पिता बीरमनाथ ने लिखित में शिकायत दी है। अब पुलिस देवी सिंह कंपाउंडर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 2.5 महीने पहले भी जुकाम की शिकायत पर कंपाउंडर देवी सिंह ने इंजेक्शन लगाया था, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ था। पुलिस कंपाउंडर देवी सिंह की डिग्री और बैकग्राउंड की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक इस बार साध्वी को जो इंजेक्शन लगाए गए थे वो 2 अलग अलग कंपनियों के थे। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। एसआईटी टीम साध्वी की चल अचल संपत्ति की भी जांच कर रही है। हाल के दिनों में साध्वी कहां गई थी, इन सब की भी जांच हो रही है। कुछ दिनों पहले महाकाल की नगरी उज्जैन में पत्थरबाजी हुई थी। जुमे की नमाज के बाद हिंदू मोहल्लों को टारगेट किया गया था। अब महाकाल में गैर हिंदुओं को बैन करने की मांग तेज हो गई है। इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है। महाकाल में घुसपैठिए नाम बदल कर आते हैं। महाकाल मंदिर में हिंदू लड़कियों को टारगेट करने गैर हिंदू आते हैं। जहाँ जहाँ भी हिंदू तीर्थ या हिंदू मंदिर हैं वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि अन्य धर्म के विधर्मी लोग जब आते हैं ना तो लव जिहाद या इस तरह की कोई गतिविधियाँ बढ़ती है। महाकाल के मंदिर में पहचान बदलकर घुसपैठ होती है। आस्था है उसमें सनातन में, तो हमारा ऐसा मानना है कि वो वेदी पर बैठे और अपना शुद्धिकरण करे और उसके बाद आए, हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार से ऐसी मांग है कि अन्य धर्म के लोगों को मंदिरों में प्रवेश निषेध होना चाहिए। महाकाल मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री पर लगेगी रोक। वर्ग जितने धर्म हैं उनको वैमनस्य के रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। क्या हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? वेटिकन के सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर जाने की अनुमति है क्या? कुछ दिन पहले उज्जैन में हिंदू मोहल्ले में पत्थरबाजी हुई थी। जमा हुई भीड़ ने हिंदू मोहल्ले में तोड़फोड़ की थी और अब उज्जैन में महाकाल के दरबार में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन की मांग हो रही है।
महाकाल के दर्शन करने रोजाना लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर भस्म आरती को देखने के लिए। अभी महाकाल के दर्शन में कोई बेरोक टोक आ सकता है। महाकाल के दरबार में हिंदू, गैर हिंदू सभी जा सकते हैं। कौन दर्शन करने आ रहा है, कब आ रहा है, इसकी खास पहचान फिलहाल नहीं की जाती है। लेकिन मंदिर में बढ़ते गैर धार्मिक लोगों को देखते हुए अब महाकाल के दरबार में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठने लगी है। महाकाल के पुजारी, महामंडलेश्वर और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। महाकाल के दरबार में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग उठ रही है। किंतु हमारी पूजा पद्धतियों की पवित्रता के ऊपर जब लांछन लगता है, जब उसके अंदर कहीं ना कहीं व्यवधान आता है, जब विधर्मी कोई आता है जिसके यहाँ पे रक्तपात के साथ में होता हो, जिसकी परंपराओं के अंदर वो पूर्णता नहीं है, वो शुद्धता नहीं है जो सनातन वैदिक वांग में मांगता हूँ। तो मैं भी मानता हूँ महाकालेश्वर हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, शक्तिपीठ हो, जितने भी हिंदू प्राचीनतम धर्म स्थान है वहां पर विधर्मियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहना चाहिए। सवाल यह है कि आखिर महाकाल मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की मांग क्यों उठ रही है? इसके पीछे हिंदू संगठन सबसे बड़ी वजह लव जिहाद, हिंदू महिलाओं बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ बता रहे हैं। दरअसल उज्जैन में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हिंदू धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं की पहचान और उसके पीछे की साजिश के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इसे धर्मांतरण वाली साजिश से हिंदू बहन बेटियों को बचाने का प्लान बता रहा है। जहाँ जहाँ भी हिंदू तीर्थ या हिंदू मंदिर हैं वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि अन्य धर्म के विधर्मी लोग जब आते हैं ना तो लव जिहाद या इस तरह की कई गतिविधियाँ बढ़ती है। उसके कारण वहाँ का वातावरण भी खराब होता है और सामाजिक सांप्रदायिक द्वेष भी बढ़ता है। इस कारण हमारा ऐसा मानना है कि इनका वहाँ प्रवेश बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सनातन की परंपरा है उसमें मंदिरों में उसका पूरा पालन होता है और वो मर्यादा का पालन अदर जो अन्य धर्म के लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि गैर हिंदू मंदिरों में कालनेमी बनकर आते हैं। वो न सिर्फ हिंदू बहन बेटियों को फंसाते हैं बल्कि मंदिरों में सनातन का अपमान भी करते हैं। सिर्फ महाकाल के दरबार में ही गैर हिंदुओं के एंट्री की बैन की मांग नहीं उठ रही, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और सभी शक्तिपीठ पर प्रतिबंध लगाने की मांग हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके पीछे एक दूसरी दलील ये दी जा रही है कि गैर हिंदुओं को सनातन धर्म की समझ ठीक नहीं होती। ऐसे में जब वो मंदिर आते हैं फिर हिंदू धर्म की आस्था का अपमान करते हैं। मेरा ये मानना है कि आने की जरूरत ही क्या है उन्हें, क्योंकि अगर वो गैर हिंदू है तो हिंदू स्थलों पे उनका क्या काम है। अगर हिंदू स्थलों पे आना है तो आप हिंदू धर्म स्वीकार करके हिंदू धर्म की शिक्षा लेकर आइए, आपका स्वागत है। सनातन धर्म है, इसमें गैर हिंदू को वर्जित बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है। क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हो हर जगह कहाँ कुछ भी हो रहा है, हर मंदिरों में जाके, इससे हम भी खिलाफ हैं। हर मंदिर में खाली सनातन भी होनी चाहिए, गैर हिंदू हर तरह से बैन करना चाहिए। उनको अलाउ तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल है, जो भी कल्चर है, उन लोग उसके ऊपर वो विरोध कर रहे हैं ना। हमको मतलब जैसे रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, मतलब हिंदू को नीचे दबा रहे हैं। और अपने धर्म में, अपने मंदिर में, हिंदू धर्म में अभी सभी लोग, कास्ट के लोग या जाति के धर्म के लोग अलाउड है। लेकिन क्या हो रहा है अभी कि अलग जातियों धर्मों के लोग कुछ जो हमारे रीति रिवाज, हिंदू धर्म के रीति रिवाज है, उसके हिसाब से वो पालन करते हैं नहीं करते हैं हमें वो पता नहीं है। और उससे कभी कभी क्या होता है, उसने मांसाहार किया हो या शराब पी हो या कुछ करके हमारे मंदिर में आए तो हमारा मंदिर भ्रष्ट होता है, हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। हिंदू जागरण मंच ने प्रशासन से मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा को देखते हुए गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले उत्तराखंड में गंगोत्री मंदिर समिति ने गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगा दी है।
जबकि बद्रीनाथ और केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने पर चर्चा की जा रही है। ठीक इसी तरह अब उज्जैन के महाकाल के दरबार में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठने लगी है। देश के अलग अलग हिस्सों में जंगली जानवरों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है और अब मासूम बच्चों की जान पर इन जंगली जानवरों का खतरा मंडरा रहा है। कहीं जंगली हाथी बच्चों की बस पर हमला कर रहे हैं तो कहीं आदमखोर तेंदुआ मासूमों को अपना शिकार बना रहा है, जिसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कर्नाटक में जंगली हाथी स्कूली बच्चों के पीछे पड़ गया है। बस में बैठे बच्चे चीख पुकार कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। सांगली में आदमखोर का आतंक फैला हुआ है, जहां एक खूंखार तेंदुए ने मासूम को अपना शिकार बना लिया। बहराइच में बाघ के बाद अब तेंदुए की दहशत फैल गई है, जिसने एक बच्ची पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। यानी देश के 3 अलग अलग हिस्सों में जंगली जानवरों का खौफ दिख रहा है। ये तस्वीरें कर्नाटक के कोडागु इलाके की हैं, जहां जंगल की सड़क पर एक स्कूल बस गुजर रही थी। तभी जंगल से एक हाथी बाहर आता है और बस के पीछे भागने लगा। जैसे ही हाथी ने बस की ओर दौड़ लगाई, बस के अंदर बैठे बच्चों की चीख निकल गई और वो ड्राइवर को तेजी से बस भगाने के लिए कहने लगे। ड्राइवर ने भी देर नहीं की और वो तेजी से बस को भगाने लगा। एक बार तो हाथी बस के बेहद नजदीक पहुंच गया, लेकिन बस की स्पीड हाथी से तेज थी और उसने हाथी को पीछे छोड़ दिया। जब हाथी वापस जंगल में झाड़ियों की ओर जाने लगा, तब जाकर बस में बैठे स्कूली बच्चों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें, कर्नाटक के कोडागु इलाके में जंगली हाथियों का आतंक आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जंगली हाथी ने जिस तरीके से स्कूल बस का पीछा किया, उससे कुछ देर के लिए स्कूली बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। इस पूरी घटना का वीडियो बस चला रहे ड्राइवर ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। कर्नाटक में तो स्कूली बच्चों की जान हाथी से बच गई, लेकिन बहराइच में 4 साल की मासूम तेंदुए के हमले से नहीं बच पाई। उसका गला पे और नाक पे जख्म आया और उसको अस्पताल ले जाते टाइम रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। बहराइच के रमपुरवा गांव में शुक्रवार को तेंदुए ने घर में बच्ची पर हमला कर दिया। तेंदुआ गन्ने के खेत में अचानक निकल कर आया और आंगन में खेल रही मासूम को अपने जबड़ों में दबोच कर भाग गया। परिजनों ने शोर मचाया, तेंदुए का पीछा किया। घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर नहर की झाड़ियों में घायल बच्ची के पास पहुंचे। परिजन जब तक उसे वापस लेकर जाते, तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। खूंखार तेंदुए के खूनी प्रहार के बाद गांव के लोगों में दहशत फैल गई और ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी पुलिस और वन विभाग की टीम को दी। बहराइच से करीब 1700 किलोमीटर दूर सांगली में भी तेंदुए ने एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया। घर में खेल रहे बच्चे को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने न सिर्फ वन विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, बल्कि शिरला में मौजूद वन विभाग के दफ्तर पहुंचकर पथराव और जमकर तोड़फोड़ की। जमीन पर पड़े ये पत्थर इस बात के सबूत हैं कि लोगों में तेंदुए के हमले से भारी नाराजगी है। वन विभाग के ऑफिस पर हमला करने के बाद ग्रामीण बच्चों के शव को लेकर गांव के अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने वहां लापरवाह वन अधिकारियों को निलंबित करने और तेंदुए के पकड़े जाने तक बच्चे का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों के आक्रोश और तनाव को बढ़ता देख स्थानीय विधायक, एसडीएम और एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई और तेंदुए को पकड़ने के लिए जल्द ऑपरेशन शुरू करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा कुछ कम हुआ और वो बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। और यूपी में कल बीच सड़क पर मंत्री जी बनाम विधायक जी हुआ था। 24 घंटे के बाद आज यूपी के जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान आया है। स्वतंत्र देव ने कहा कि विधायक को सड़क पर रोकना नहीं चाहिए था।
रोड की बजाय सर्किट हाउस में मिलने आना चाहिए था। विधायक को गेस्ट हाउस पर बात करनी चाहिए थी। स्वतंत्र देव का कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा चलता रहता है। आपको याद होगा कि कल किस तरह से स्वतंत्र देव सिंह को एक तरह से विधायक जी ने बंधक बना लिया था, अल्टीमेटम दे दिया था। काफी देर तक ये तमाशा चलता रहा था। तो ये कोई कठिनाई नहीं थी। विधायक जी हमारे स्वयं जनता का काम है, जनता का काम लेकर हमारे बीच में आए थे और मैं आश्वस्त किया हूं कि आप निश्चिंत रहिए। हम सब मंत्रीगण और अधिकारीगण मिलकर जो समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे। ये रोड के बजाय सर्किट हाउस में मिल लेते, कहीं गेस्ट हाउस में बैठकर बात कर लेते। तो मैं गया तो लगभग 10-15 प्रधान थे, मैं सभी से तो सरकार सेवा के लिए है और विधायक जी का भी काम है जनता की सेवा करना, इसीलिए जनता के लेकर हमारे विषय में आए थे। ऐसी कोई बात नहीं, जितना शोर मचा है उसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप तो जानते हो सोशल मीडिया बाकी मीडिया तो वह अपना विषय है और मंत्री के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? शिकायत तो हम ही से करेंगे, विभाग हम देख रहे हैं तो वो चलता रहता। मंत्री बनाम विधायक बवाल पर यूपी बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है, लखनऊ में अब क्या फैसला होने वाला है, सीधे लखनऊ से आपको अपडेट देते हैं। स्वतंत्र देव सिंह इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं हैरानी की बात यह है कि यूपी बीजेपी आलाकमान ने अभी तक इस मामले में किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं की है। आलाकमान से कोई टिप्पणी नहीं आई है, जो अपने आप में दिखाता है कि ये पूरा मामला कितना ज़्यादा संवेदनशील है। और चुनाव से ठीक 1 साल पहले इस तरीके का मुद्दा उठना कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर डालता है और विपक्ष को एक मौका देता है सरकार पर जोरदार हमला करने के लिए।